Dear student, myself Pawan Kumar Verma. I am BTech from IIT Roorkee, and here I am going to teach you physics. In physics, we'll discuss about the mechanics. I'd like to say one more thing. Do not only study the physics, just feel it. Dear student, today we are going to start mechanics. As you know, mechanics is a major portion of physics. किसी भी एग्जाम में आप लीजिए, IIT JEE या AIEEE या UPTU या किसी भी स्टेट लेवल के एग्जाम में आप मैकेनिक्स का पोर्शन अबाउट 35 to 45% वहां पे ऑब्जर्व करते हैं. किसी भी एंट्रेंस एग्जाम में 35 to 45% मैकेनिक्स पूछा जाता है. इस पे बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, लेकिन आप इसको छोड़ के नहीं पढ़ सकते. आपको इसमें बेसिक इन डेप्थ जाना होगा, बेसिक के साथ इन डेप्थ में जाना होगा. अगर आप मैग्नेटिज्म की बात करें, आप थर्मल फिजिक्स की बात करें या आप इवन मॉडर्न फिजिक्स की बात करें, आपको मैकेनिक्स का एप्लीकेशन पूरे फिजिक्स में होगा. ऐसा कोई यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता फिजिक्स में, चाहे वो ऑप्टिक्स हो, मैग्नेटिज्म हो, इलेक्ट्रोस्टैट हो या फिर मॉडर्न फिजिक्स हो, आपको मैकेनिक्स का एप्लीकेशन वहां पर देखना पड़ेगा. तो मैकेनिक्स को आप बहुत डेप्थ में जाके स्टडी करेंगे. मैकेनिक्स को स्टार्ट करने के पहले हम देखते हैं मैकेनिक्स में क्या पोर्शन ऐसा है जो अभी तक हमने पढ़ा है या अभी तक जिसका बेसिक आइडिया है हमको, और क्या पोर्शन ऐसा है जिसको हमको विद इन द जेईई सिलेबस, विद इन द AIEEE सिलेबस कवर करना है. So in mechanics, अगर हम मैकेनिक्स को क्लासिफाई करें ब्रॉडली, तो मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन दीज टू टाइप्स. अब ये दो टाइप मैकेनिक्स के पॉसिबल है. फर्स्ट वन इज गिवन एज द क्लासिकल मैकेनिक्स और न्यूटोनियन मैकेनिक्स. दैट मींस मैकेनिक्स कैन बी क्लासिफाइड इन क्लासिकल मैकेनिक्स एज वेल एज न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो नेक्स्ट जो हमारा इसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, दैट वन इज आइंस्टीन मैकेनिक्स और मॉडर्न मैकेनिक्स. तो मॉडर्न मैकेनिक्स, आइंस्टीन मैकेनिक्स एक डिफरेंट स्ट्रीम चला जाता है और क्लासिकल मैकेनिक्स या न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक डिफरेंट स्ट्रीम जाता है. क्लासिकल या न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मीनिंग ये हो गया, इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज गिवन, दैट मींस हियर v इज गिवन एज द ऑब्जेक्ट स्पीड, एंड इफ ऑब्जेक्ट स्पीड इज गिवन वेरी मच लेस देन एज कंपेयर टू लाइट स्पीड, एंड यू नो लाइट स्पीड इज 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. सो लाइट स्पीड 3 into 10 power 8 बहुत हाई स्पीड होता है. अगर किसी ऑब्जेक्ट का स्पीड लाइट स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम होना चाहिए, ह्यूज डिफरेंस होगा, देन वी विल डिस्कस इन न्यूटोनियन और क्लासिकल मैकेनिक्स. व्हाइल इन मॉडर्न और आइंस्टीन मैकेनिक्स, ऑब्जेक्ट स्पीड मस्ट बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ लाइट स्पीड. दैट मींस यहां पे ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट होना चाहिए लाइट स्पीड के. सो ये दो बेसिक स्ट्रीम हमारे जाते हैं यहां से, जो हम कह सकते हैं क्लासिकल मैकेनिक्स और आइंस्टीन मैकेनिक्स. अब हम इसमें देखेंगे कि क्लासिकल मैकेनिक्स को हम फर्दर क्या क्लासिफाई कर सकते हैं. जैसे मॉडर्न मैकेनिक्स हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में, जो आपका बेसिक आइडिया देगा अबाउट द आइंस्टीन और मॉडर्न मैकेनिक्स. हम पहले देखते हैं क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स. तो क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को हम देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन कर पाते हैं. तो क्लासिकल और न्यूटोनियन मैकेनिक्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं. इसका फर्स्ट ब्रांच है काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स मींस इट डील्स ओनली विद मोशन. अगर किसी मोशन के बारे में बात करना है हमको, उसके डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करना है, उसकी वेलोसिटी के बारे में बात करना है, उसके डिस्टेंस ट्रेवल के बारे में बात करना है, उसकी स्पीड के बारे में बात करना है, देन वी विल डिस्कस अंडर काइनेमेटिक्स. तो काइनेमेटिक्स एक क्लासिफिकेशन हो गया ऑफ द न्यूटोनियन और क्लासिकल मैकेनिक्स. नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन दैट इज गिवन एज द डायनामिक्स. डायनामिक्स डील्स विद द लॉज ऑफ मोशन और कॉज ऑफ मोशन. मोशन का कॉज क्या होता है और मोशन का अगर बेस्ट कॉज अगर आप ढूंढें कि किसी भी मोशन का बेस्ट कॉज होगा, एंड दिस कॉज विल बी सिंपली वी कैन से फोर्स. तो किसी भी मोशन का बेस्ट कॉज होता है फोर्स F. तो लॉज ऑफ मोशन या कॉज ऑफ मोशन में हम फोर्स को स्टडी करते हैं. लॉज ऑफ मोशन या कॉज ऑफ मोशन में हम एक्सेलरेशन को देखते हैं, या उस ऑब्जेक्ट के फोर्स की वजह से क्या वर्क डन हुआ. ये सारी चीजें हम डायनामिक्स पोर्शन में स्टडी करते हैं. सो अब नेक्स्ट हमारा इसका क्लासिफिकेशन पॉसिबल है, एंड दैट इज कॉल्ड सिंपली स्टैटिक्स. स्टैटिक्स का मीनिंग हो गया, अगर कोई बॉडी आपको परमानेंटली रेस्ट पर है, तो वो क्यों रेस्ट पर है या कब तक रेस्ट पे रहेगा या किस तरह से रेस्ट पे है, ये सारी चीजें हम स्टडी करते हैं इन स्टैटिक्स. तो ये तीन ब्रॉडली क्लासिफिकेशन हो गए क्लासिकल मैकेनिक्स के. फर्स्ट वन इज काइनेमेटिक्स, डील्स ओनली विद मोशन, नॉट कॉज ऑफ मोशन. मोशन के फॉरवर्ड की चीज देखना. नेक्स्ट वन डायनामिक्स, एंड द नेक्स्ट वन इज गिवन स्टैटिक्स. तो अब इन काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे
कि जो बेसिक टर्म्स यूज करेंगे उन बेसिक टर्म्स का एक आइडिया ले लेते हैं। तो सबसे बेसिक टर्म जो आप बहुत पहले से देखते आ रहे हैं, दैट इज गिवन एज द मोशन। तो अब आपको स्क्रीन पे अपने दो व्हीकल दिख रहे हैं, दो कार्स दिख रहे हैं, इनके बेसिस पे हम स्टडी करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोशन। मोशन का मीनिंग क्या हो सकता है, मोशन को हम कैसे समझ सकते हैं, कैसे फील कर सकते हैं कि मोशन का मीनिंग क्या होगा। यहां पर आपको दो कार्स गिवन है, अभी आप देख सकते हैं कार ए एंड कार बी दोनों रेस्ट पर हैं, और यहां पर एक पर्सन है, ए पर्सन ने ऑब्जर्व करना है। लेट दिस पर्सन इज गिवन एज द पर्सन सी, सी ने ऑब्जर्व करना है पूरे इवेंट को। तो अगर हम यहां पे देखें कि एक कोई कार मूव करना स्टार्ट करता है, उसके साथ साथ दूसरा कार भी मूव कर रहा है, देखिए दोनों कार साइमल्टेनियसली सेम स्पीड से मूव कर रहे हैं। तो सी पर्सन क्या कहेगा दोनों कार्स के लिए, दैट बोथ कार्स आर इन मोशन, दोनों कार मोशन में हैं। तो सी के हिसाब से कार ए और कार बी दोनों मोशन में थे। अब ये मोशन का डेफिनेशन सी बता रहा है, लेकिन अगर आप कार ए में बैठे हुए किसी पर्सन से कार बी के बारे में पूछेंगे तो वो क्या कहेगा, वो यही कहेगा कार ए और बी आपस में रेस्ट पर थे, लेकिन सी के लिए दोनों ही मोशन में थे। तो रेस्ट और मोशन एक आइडेंटिकल वर्ड दिख रहे हैं यहां पे कि रेस्ट और मोशन दोनों साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट कर सकते हैं। कोई भी बॉडी रेस्ट पे हो सकता है, कोई भी बॉडी मोशन में हो सकता है सेम टाइम पे। कैसे पॉसिबल है ये कि कोई बॉडी हम कहते हैं ये रेस्ट पर भी है और ये मोशन में भी है, जबकि आपको मालूम है मोशन और रेस्ट अपोजिट वर्ड है। इसका हम एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हम कार ए को स्लो मूव कराते हैं, तो इफ कार ए इज मूविंग स्लोली, अब देखिए यहां पर कार बी आगे चला गया। अब यहां पे अगर आप सी से पूछेंगे तो सी बोलेगा कार ए एंड कार बी बोथ आर मूविंग, और कार ए कार बी भी आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। तो पहले केस में हमने देखा था कार ए कार बी आपस में नहीं मूव कर रहे थे, वो सिर्फ सी के लिए मूव कर रहे थे। अब यहां पे हम देख रहे हैं कार ए कार बी आपस में भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। हम देख रहे हैं यहां पर ए स्लो मूव कर रहा है, बी फास्ट मूव कर रहा है। तो बी क्या ऑब्जर्व करेगा, अगर आप ध्यान से देखें, जो कार आगे जा रहा होगा वो ये देखेगा पीछे की तरफ मुड़ के कि कार ए एक्चुअल में उसकी तरफ नहीं आ रहा है, कार ए पीछे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब है कार ए के स्लो होने की वजह से बिटवीन कार ए एंड कार बी गैप इंक्रीज होता जा रहा है। इसकी वजह से बी को कार ए पीछे जाता दिखेगा। एक्चुअल में ये दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में आ रहे हैं। अगर इसको हम रिवर्स करके देखें, लेट कार ए इज फास्ट, कार ए को हम अब फास्ट मूव करा के देखते हैं, और अब देखिएगा कार ए क्या ऑब्जर्व करेगा कार बी के लिए। दोनों सी के लिए मूव कर रहे हैं, सी के रिस्पेक्ट में दोनों ही मूव कर रहे हैं। ये ऑब्जर्वर दोनों को मूव करते देख रहा है, और ये देखिए यहां पर कार ए फास्ट चल रहा है, कार बी स्लो चल रहा है। तो कार ए के रिस्पेक्ट में कार बी पीछे जाता हुआ दिखेगा, क्योंकि कार ए फास्ट चल रहा है। तो कार ए कार बी आपस में मूव करने लगे, सी के रिस्पेक्ट में पहले ही वो मूव कर रहे थे। तो हम ये यहां से एक आइडिया लगता है कि मोशन और रेस्ट में एक बहुत माइन्यूट डिफरेंस होता है, और वो माइन्यूट डिफरेंस आपको क्लियर रहना चाहिए। तो अब हम लोग देखते हैं कि आखिर कोई भी बॉडी रेस्ट पर और मोशन पे हो रहा है, तो क्या चीज ऐसी है जो वहां पे डिसीजन बना रहा है, क्या चीज ऐसी जिसकी वजह से हम ये डिसीजन ले रहे हैं कि एक बॉडी साइमल्टेनियसली रेस्ट पर भी पॉसिबल है और वो मोशन में भी पॉसिबल है। तो कौन सा ऐसा वर्ड है जो रेस्ट और मोशन को आपस में सेपरेट करता है, ऐसा कौन सा वर्ड है? अगर आप देखें तो ऐसा वर्ड है रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम एक टेक्निकल वर्ड है जो मोशन और रेस्ट को सेपरेट करता है। ये रेफरेंस फ्रेम ही बताता है कि कोई बॉडी रेस्ट पर है या मोशन में। रेफरेंस फ्रेम का मीनिंग सिंपली वी कैन से एक ऑब्जर्वर होगा जो किसी ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व कर रहा होगा, उसी को हम बोल देंगे रेफरेंस फ्रेम। अब यहां पे आप देख सकते हैं दो पर्सन आपको दिख रहे हैं, पर्सन ए एज वेल एज दिस इज गिवन पर्सन बी। ये दोनों आपस में एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर हैं। तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दैट मींस पर्सन ए बी के रेस्पेक्ट में रेस्ट पे है, सिमिलरली पर्सन बी ए के रेस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो ये दोनों रेस्ट पे होने का मीनिंग क्या हो गया? इनका रेफरेंस फ्रेम सिमिलर हो गया। सिमिलर रेफरेंस फ्रेम में दो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे डिफाइंड होते हैं, ये दोनों सेम रेफरेंस फ्रेम में। अब क्या इनका रेफरेंस फ्रेम रेस्ट पर है? रेफरेंस फ्रेम इनका अगर आप देखें तो वो रेस्ट पर नहीं है। रेफरेंस फ्रेम इनका हम देखें तो रेफरेंस फ्रेम मूव कर रहा है। जब अर्थ के ऊपर, अर्थ के सरफेस पे जहां पे हम लोग रहते हैं, अर्थ ये रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व करता रहता है कंटिन्यूअसली अपनी एक्सेस पे। दैट मींस ए और बी आपस में तो रेस्ट पे हैं, लेकिन अगर कोई यहां मून से ऑब्जर्व करे, सो दिस इज गिवन सी, सी ऑब्जर्व करेगा तो ए और बी दोनों उसको मूविंग कंडीशन में दिखेंगे। तो ए और बी आपस में रेस्ट पे हैं क्योंकि उनका रेफरेंस फ्रेम सेम हुआ, लेकिन सी एक डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम हो गया।
इसका मीनिंग है सी के लिए ए और बी दोनों मोशन में हुए, दोनों मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो ये सेम रेफरेंस फ्रेम और डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं या रेस्ट को डिफाइन कर सकते हैं। तो यहां से ये क्लियर हो गया कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे होने का मीनिंग एक तो आप एम्प्लाई कर ही सकते हैं यहां पर कि सिंपली अगर वो सेम रेफरेंस फ्रेम होगा, उनका सेम स्टेट में रेफरेंस फ्रेम होगा, तो रेफरेंस फ्रेम इज गिवन एट द सेम स्टेट, so here we can say let the reference frame same, then the body will be at the rest condition। लेकिन अगर ये मोशन में दिया हुआ है, आप मोशन डिफाइन कर रहे हैं, तो मोशन को डिफाइन करने के लिए ये हम कह सकते हैं कि जो रेफरेंस फ्रेम होंगे दैट विल बी द डिफरेंट स्टेट रेफरेंस फ्रेम। डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम अगर होंगे तो डिफरेंट रेफरेंस फ्रेम को हम कह सकते हैं अब वो मोशन में डिफाइंड होगा। हाँ, यहां पर एक बात ध्यान रखिएगा, एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन इम्पॉसिबल है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती जिसको हम कहते हैं वो हर कंडीशन पे रेस्ट पर ही रहेगी, या ऐसी कोई भी ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट नहीं करता जिसको हम कह सकते हैं कि वो एब्सोल्यूट मोशन में होगा। किसी ना किसी के रेस्पेक्ट में कोई ना कोई बॉडी रेस्ट पे या मोशन पे जरूर एग्जिस्ट करेगा। तो कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू पॉसिबल नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट कंडीशन पॉसिबल नहीं है, कोई भी एब्सोल्यूट सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। यहां से आपको एक बेसिक आइडिया लग गया होगा रेस्ट और मोशन का। और तीसरा वर्ड जो इन दोनों को रिलेट कर रहा है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बना रहा है, एंड दैट वन इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम इज द मोस्ट क्रूशियल वर्ड जो अभी तक हमने देखा यहां पर रेस्ट और मोशन को डिफाइन करने में हमारी हेल्प कर रहा है। अब हम देखते हैं यहां पर कि मोशन किस टाइप का होता है। मोशन तो देख लिया, रेस्ट देख लिया, रेफरेंस फ्रेम देख लिया, तीन अभी तक आपने इंपॉर्टेंट क्रूशियल फिजिकल क्वांटिटीज देखी। अब हम देखें कि मोशन डायमेंशन के बेसिस पे कैसे डिफाइन करते हैं, डायमेंशन के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट टाइप का मोशन दिया हुआ है, फर्स्ट टाइप ऑफ मोशन दैट इज कॉल्ड वन डायमेंशनल मोशन, 1D और वन डायमेंशनल मोशन। इसका मीनिंग है अगर कोई बॉडी आपको दिया हुआ है तो ये बॉडी सिंपली मूव कर सकता है आइदर इन एक्स एक्सिस, ये हो सकता है कि ये एक्स एक्सिस में मूव करे। सिंपली ऐसे भी हो सकता है कि कोई बॉडी आपको दिया हुआ है, ये बॉडी मूव कर सकता है सिर्फ वाई एक्सिस में, अकेले सिर्फ वाई एक्सिस में मूव करे। या ऐसा भी हो सकता है कोई बॉडी आपको दिया हुआ है वो तीसरा जेड एक्सिस में मूव करे, तब भी हम कह देंगे नाउ दिस इज 1D मोशन। 1D मोशन का मीनिंग है कि ये बॉडीज एक सिंगल एक्सिस को फॉलो कर रही है, मतलब उनका कोऑर्डिनेट एक सिंगल एक्सिस पर ही वेरी कर रहा है। तो ये हमारा वन डायमेंशनल मोशन, दैट मींस मोशन अलोंग एनी ऑफ एक्स, वाई और जेड एक्सिस। इसको हम स्ट्रेट लाइन मोशन भी बोलते हैं। स्ट्रेट लाइन मोशन का मीनिंग बॉडी एक कोऑर्डिनेट को फॉलो कर रहा है। सो अब 1D मोशन के बाद हम लोग देखते हैं 2 डायमेंशनल मोशन किस टाइप का होगा। सो 2 डायमेंशनल मोशन में आप देख रहे हैं यहां पर आपको एक्स, वाई, जेड तीन एक्सिस शो हो रहे हैं। तीन एक्सिस हैं, 3D है, हम लोग वैसे 2D में रहते हैं बट यहाँ पे 3D आपको शो हो रहा है। एक आपको एक्स एक्सिस शो हो रहा है, सिंपली दिस इज गिवन वाई एक्सिस एंड दिस वन इज गिवन जेड एक्सिस। तो 3D मोशन में हम कैसे देखेंगे किसी ऑब्जेक्ट को कैसे मूव करेगा 2 डायमेंशन। यहां पर पिक्चर में हम 3D मोशन शो कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अभी 2 डायमेंशनल मोशन देखना है। तो 2 डायमेंशनल मोशन में अगर इस बॉल को हम एक सर्टेन वेलोसिटी दे दें और ये सर्टेन वेलोसिटी एक्स और वाई सिर्फ 2 एक्सिस में ही एग्जिस्ट करे तो इसका मोशन कैसा होगा। देखिए आपको इसका मोशन इस टाइप का होगा। ये बॉल इस तरह से अगर मूव करता है, इसका मीनिंग है, देखिए ध्यान से, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट बॉल का वेरी कर रहा है हर मोमेंट पे, सिंपली वाई कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, हर मोमेंट पे वाई कोऑर्डिनेट चेंज हो जाता है। जैसे ही एक पर्टिकुलर मोमेंट पे वाई का कुछ वैल्यू होता है, नेक्स्ट मोमेंट पे वाई का वैल्यू डिफरेंट हो जाता है। एक्स कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, इसका मीनिंग है दिस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। तो 2 डायमेंशनल मोशन का इस टाइप के मोशन को वी कैन से दिस इज गिवन एज द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो दिस वन इज द आइडियल प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। तो एक एग्जांपल तो हमने प्रोजेक्टाइल मोशन देख लिया और दूसरा एग्जांपल आप सर्कुलर मोशन को भी कह सकते हैं। तो सर्कुलर मोशन दैट विल बी ऑल्सो, अगर कोई बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है, दैट मोशन ऑल्सो कॉल्ड 2 डायमेंशनल मोशन। वो भी 2 डायमेंशनल मोशन पॉसिबल है अगर वो सिर्फ एक्स और वाई एक्सिस में ही कोऑर्डिनेट को चेंज करे। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन। नाउ वी शिफ्ट फॉर 3D मोशन। 3D मोशन कैसा हो सकता है। 3D मोशन में हम लोग 3D मोशन में नहीं रहते हैं, हम लोग 3D मोशन में नहीं मूव करते हैं, हम लोग 2D मोशन में मूव करते हैं। 3 डायमेंशनल मोशन में जो बॉल आपको दिया हुआ है, ओरिजिन पे भी हमने रखा हुआ है, अगर इस बॉल को हम देखें कि ये तीनों एक्सिस के कोऑर्डिनेट वेरी करे, कुछ इस टाइप से मूव करे कि ये एक्स एक्सिस में भी इसका कोऑर्डिनेट जाए,
वाई एक्सिस में भी इसका कोऑर्डिनेट जाए, सिमिलरली जेड एक्सिस में भी कोऑर्डिनेट जाए, तो कैसा मूवमेंट होगा इस बॉल का कि तीनों एक्सिस में ये मूव करेगा। देखिए यहां पर अगर ये बॉल इस टाइप से मूव कर रहा है तो आप क्लियरली देख सकते हैं एक्स एक्सिस पर भी कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है, वाई कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है, सिंपली जेड कोऑर्डिनेट भी वेरी कर रहा है। एक तरह से देखें कि इस बॉल का जो रेंज आ रहा है वो जेड एक्स प्लेन पे आ रहा है, ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो गया। इसके अलावा आप किसी इंसेक्ट को, किसी बर्ड को, किसी को भी फ्लाई करते देख लीजिए, दैट विल बी द आल्सो एग्जांपल ऑफ 3 डायमेंशनल मोशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन हमने देखा 1D, 2D, 3D मोशन के टाइप क्या हो सकते हैं, किस टाइप से डिफाइन करेंगे 1D, 2D या 3D मोशन को। अब हम लोग यहां पे देखना चाहते हैं कि अगर हम काइनेमेटिक्स को स्टडी करें ऑन द बिहाफ ऑफ 1D, 2D, 3D मोशन, तो काइनेमेटिक्स में सबसे पहले सबसे बेसिक टाइप का मोशन देखेंगे, दैट इज 1 डायमेंशनल मोशन। काइनेमेटिक्स हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं आपको, काइनेमेटिक्स डील्स विद मोशन ओनली। दैट मींस यहां पर हम वेलोसिटी को देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट को देखेंगे, डिस्टेंस को देखेंगे, सिमिलरली स्पीड देख सकते हैं। तो काइनेमेटिक्स में जस्ट मोशन के बाद की चीजें ऑब्जर्व करनी है। तो इन काइनेमेटिक्स सबसे बेसिक टर्म आता है डिस्प्लेसमेंट। ये आपने क्लास 4th 5th में पढ़ा होगा, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग क्या होता है। देखिए ये आपको इनिशियल पॉइंट है, यहां से अगर कोई बॉडी चलना स्टार्ट करता है और उसने जाना है फाइनल पॉइंट, ये आपको ये इनिशियल पॉइंट दिया हुआ है, ये फाइनल पॉइंट दिया हुआ है। तो किसी पर्सन को अगर यहां इनिशियल पॉइंट से और फाइनली यहां पे फाइनल पॉइंट यहां तक पहुंचना है, तो उसको एक पाथ उसके सामने ये पॉसिबल है, स्ट्रेट पाथ से चला जाएगा, तो हम ये कह देंगे कि पर्सन यहां आई से एफ तक पहुंच गया। और भी पाथ पॉसिबल है, ये पर्सन हो सकता है कुछ ऐसे घूम के जाए, ये यहां से जाए ऐसे ऐसे घूम के जा रहा है दिस वे, ऐसे इस पाथ को फॉलो करते हुए एफ पे पहुंच रहा है। ये पर्सन हो सकता है यहां पे ऐसे चलता हुआ ये एफ पे पहुंच रहा है। तो ऐसे बहुत सारे पाथ पॉसिबल हैं। यहां पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करें, पर्सन चाहे किसी भी पाथ से जाए, डिस्प्लेसमेंट विल बी लेंथ ऑफ द स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, एंड दिस इज गिवन बाय दिस स्ट्रेट लाइन। जो इस स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा वही हमें डिस्प्लेसमेंट देगा। सिमिलरली वी कैन से शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही हमारा शॉर्टेस्ट लेंथ भी होगा जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। डिस्प्लेसमेंट इज अ स्ट्रिक्टली अ वेक्टर क्वांटिटी, सो दिस इज गिवन अ वेक्टर क्वांटिटी, दैट मींस इट इज हैविंग द डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड आल्सो। और जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज होंगी दे मे बी पॉजिटिव, दे मे बी नेगेटिव एज वेल एज जीरो आल्सो। जीरो भी पॉसिबल है। जीरो कब हो सकता है, अगर आप सोचें इनिशियल और फाइनल पॉइंट, दैट मींस दोनों कोइंसाइड कर जाएं। कोई बॉडी इनिशियल से चले और ये घूम के फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा। पॉजिटिव का मीनिंग है फॉरवर्ड चलता रहेगा, सेम डायरेक्शन में चलता रहेगा, वो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग है फाइनल पॉइंट को रिटर्न कर जाए, फाइनल पॉइंट उसके इनिशियल पॉइंट से बैक पे चला जाएगा, दैट विल बी द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये एग्जांपल हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का, जो कि पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो कुछ भी हो सकता है। तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टर्म हमारा, दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। डिस्टेंस को कैसे डिफाइन करेंगे? डिस्टेंस एक ऐसा ब्रॉड टर्म है। डिस्टेंस इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, स्ट्रिक्टली एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से यहां पर आपको डायरेक्शन के लिए बहुत ज्यादा केयरफुल नहीं रहना है, डायरेक्शन का इसमें कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होगा। और स्केलर क्वांटिटी होने की वजह से इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका मीनिंग ये भी कह सकते हैं इट इज ऑलवेज इंक्रीजिंग ऑल्सो, ये हमेशा इंक्रीजिंग भी होगा, इंक्रीज करता रहेगा, डिक्रीज नहीं कर सकता। आप जितना भी चलते जाइए, भले ही आप बैक टू अपने इनिशियल पॉइंट पे चले आइए, लेकिन डिस्टेंस डिक्रीज नहीं करेगा। यहां पर हम देख सकते हैं, आप एनिमेशन में देख लीजिए कि इनिशियल पॉइंट से दो बॉल्स जा रहे हैं और ये इस पाथ को फॉलो करते हुए फाइनली फाइनल पॉइंट पे पहुंच रहे हैं। तो यहां पर अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करते तो डिस्प्लेसमेंट तो हमारा ये स्ट्रेट लाइन का लेंथ दे देगा, जो भी स्ट्रेट लाइन का लेंथ होगा दैट विल गिव यू द डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस विल बी लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ, जो भी एक्चुअल पाथ का लेंथ होगा वही हमारा डिस्टेंस देगा। और एक यहां पर नोट ध्यान रखिएगा दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन होगा, एंड इक्वलिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? जबकि कोई बॉडी एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन या 1D मोशन में चले। तो 1D मोशन में तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई डिफरेंस नहीं, मैग्नीट्यूड में, नॉट द क्वांटिटीज। क्वांटिटीज दोनों सिमिलर कभी नहीं हो सकते, लेकिन मैग्नीट्यूड, वैल्यू दोनों का सिमिलर आ सकता है अगर हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात करें या 1D मोशन की बात करें। सो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वेलोसिटी।
तो पहले हमने डिस्प्लेसमेंट देखा, फिर डिस्टेंस देखा, नाउ वेलोसिटी, इट इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी एज यूजुअल, अगर कोई भी क्वांटिटी वेक्टर होगा तो वी कैन से दिस विल बी द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव सम कंडीशंस। तो वेक्टर कहीं पे पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, इट मे बी जीरो ऑल्सो, ये जीरो भी पॉसिबल है। तो जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव कुछ भी पॉसिबल है। और वेलोसिटी को हम डिफाइन करते हैं, दिस इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अगर किसी का चेंज होगा, अगर उसका एक्स कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है या वाई कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है या जेड कोऑर्डिनेट वेरी कर रहा है या इनमें से कोई 2 या 3 भी वेरी कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी एग्जिस्ट कर जाएगा। और अगर तीनों कोऑर्डिनेट कोई भी वेरी नहीं किया अमंग एक्स वाई जेड, तीनों कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो गए, तब हम कहेंगे बॉडी रेस्ट पर है, या तब हम कहेंगे उसका वेलोसिटी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बीइंग ए वेक्टर क्वांटिटी, अब हम देखते हैं वेलोसिटी इक्वल टू ds बाय dt, और वी कैन से डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, जैसा हमने पहले ही देखा था। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन वही होगा जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा। तो ये बेसिक टर्म है, आपको वेलोसिटी आ जाता है। नाउ नेक्स्ट बेसिक टर्म दैट इज आल्सो क्लोजली रिलेटेड टू वेलोसिटी, एंड दिस इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी देखिए, ये इसका बेसिक टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिएगा। इस पे बेस क्वेश्चन, एक पहला टर्म आया जिस पे बेस क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। एवरेज वेलोसिटी के कंसेप्ट में आपको कंफ्यूजन पॉसिबल है। एवरेज का मतलब एक मैथमेटिकल एवरेज नहीं है। यहां पर मैथमेटिक्स में एवरेज का मीनिंग होता है मीन वैल्यू, यहां पर मीन वैल्यू कोई मीनिंग नहीं है। यहां पर हम उसको कंसेप्चुअली देखेंगे दैट एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड दिस अपॉन टोटल टाइम। तो जो भी टाइम लगेगा उस डिस्प्लेसमेंट को होने में, दैट विल कॉल वी कैन से एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड एक इलस्ट्रेशन देखें। यहां पर आपको दिया हुआ है कि एक सेक्शन ए दिया हुआ है, दिस इज गिवन सेक्शन बी व्हाइल दिस इज गिवन पॉइंट सी। अब ए बी सेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट किसी v1 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। सिंपली हम देखें, दूसरा बीसी सेक्शन है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट v2 वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो v1 और v2 इंडिविजुअल वेलोसिटीज हो गई इन दीज टू सेक्शंस। नाउ वी कैन से जो इसका लेंथ ऑफ द पाथ है, यहां पर L1 दिया हुआ है और यहां पे लेंथ ऑफ द पाथ L2 दिया हुआ है। दैट मींस AB और BC दोनों डिफरेंट लेंथ के हैं। अब यहां पे टाइम टेकन इक्वल है, लेकिन इसमें भी टाइम t लग रहा है, इसमें भी टाइम t लग रहा है। तो वी कैन से AB और BC में टाइम इक्वल लग रहा है। अगर इस केस में आप फाइंड आउट करें तो इस केस में एवरेज वेलोसिटी एक डिफरेंट निकलेगा। अगर हम दूसरा केस सिमिलर लें, बस माइन्यूट चेंज कर दें, यहां पर देखिए ए और बी इक्वल डिस्प्लेसमेंट पे दिए हुए हैं, इक्वल गैप पे दिए हुए हैं। ए और बी में जो गैप है एंड दैट गैप इज आल्सो इक्वल टू बी एंड सी। बी और सी में भी वही गैप दिया हुआ है, लेकिन एक चीज यहां पे चेंज कर दिया, टाइम टेकन। टाइम टेकन एक ऐसा टर्म है जिसको चेंज कर दिया। यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 दिया हुआ है, जबकि यहां पर हमने T और T सिमिलर टाइम लिया था। तो ये एक सेम टाइम यहां पे लिया हुआ है और यहां पे सेम लेंथ लिया हुआ है। सो हियर वी कैन से इस पर्टिकुलर इसमें कि आपको दिया हुआ है सेम टाइम। सो इन दिस केस इट इज गिवन सेम टाइम, व्हाइल इन दिस केस वी कैन से सेम लेंथ या सेम डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है। तो सेम लेंथ का ट्रैक है यहां पर, दिस इज गिवन सेम लेंथ ट्रैक। अब सेम लेंथ ट्रैक दिया हुआ है, सेम टाइम पे दिया हुआ है, इनको अगर हम सेपरेटली सॉल्व करें तो देखिए आपको V average from A to C, that means here it will be V average will be L1 plus L2 by 2T. Total time taken is given 2T. T time AB में और T time BC में। यहां पर अगर हम एवरेज वेलोसिटी देखेंगे so here this will be 2L by T1 plus T2. यहां पर लेंथ सिमिलर है, उसका A to B का गैप सिमिलर है, लेकिन टाइम डिफरेंट दिया हुआ है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे एक बेसिक देखें, AB इंटरवल को खाली कॉन्सेंट्रेट करें तो सिर्फ AB इंटरवल में V1 is given, V1 equals to L1 by T. तो V1 की वैल्यू AB इंटरवल में L1 by T दिया हुआ है। सिमिलरली इसमें देखें तो V1 इक्वल टू L by T1 दिया है, क्योंकि L वहां पे सेम दिया है। अब हम सिमिलरली BC इंटरवल में देखेंगे तो BC इंटरवल में सिमिलरली आ जाएगा V2 इक्वल टू L2 by T, और दूसरे केस में भी जो V2 आ जाएगा दैट विल बी L by T2। तो यहां से आपको L1 का वैल्यू आ जाता है, L1 इज गिवन एज द V1T। हियर वी कैन से जो T1 का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि T1 अननोन है आपके इक्वेशन में, और यहां पर हमारा L1 अननोन है जो हमारी इक्वेशन दी है, L2 अननोन है जो हमारा इक्वेशन दिया है। सो फ्रॉम हियर वी कैन से L2 विल बी आल्सो इक्वल टू V2T एज वेल एज T2 विल बी इक्वल टू L by V2। सो ये T1 और T2 की वैल्यू रख दें, यहां पर हम L1 और L2 का वैल्यू अपने ओरिजिनल कॉन्सेप्ट में रख दें। जो ओरिजिनल कॉन्सेप्ट हमारा ये दिया है, यहां पर L1 और L2 रखना है, इस केस में यहां पे T1 और T2 रखना है। तो देखिए यहां पर दोनों केसेस में आपको जो वेलोसिटी एवरेज मिल जाता है, दैट इन दिस केस V1T
plus v2t over 2t. So here we can say v1 plus v2 by 2. In this case v1 plus v2 by 2 मिल जाएगा, while in this case 2l और t1 और t2 की वैल्यू रखने के बाद आपको आ जाता है l upon v1 plus l upon v2. तो v एवरेज इस केस में मिलता है v1 plus v2 by 2, जो मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू आता है, while in this case it is given 2v1 v2 upon v1 plus v2. तो ये एवरेज वैल्यू आ जाता है सेकेंड केस में, जहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट या गैप सेम लिया था, इस केस में टाइम सेम लिया था. तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट या गैप सेम लेने से जो रिजल्ट है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट हो गया. तो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पे लगे रहना चाहिए. यहां पर अगर हम देखें 3 इक्वल इंटरवल आपको दिख रहे हैं. अब 3 वाला केस लेके देखते हैं कि 3 केस ऐसे दिए हुए हैं, ए टू बी में एल है, बी टू सी में एल है, सी टू डी में फिर से एल दिया हुआ है, लेकिन टाइम और वेलोसिटी कोई एक ही सिमिलर हो सकता है, वेलोसिटी, टाइम और डिस्प्लेसमेंट या गैप में. तो एक यहां पर एल सेम दिया. यहां पर अगर हम बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करें तो हम ये कह सकते हैं कि हियर फ्रॉम ए टू डी वी एवरेज 3l बाई t1 प्लस t2 प्लस t3. देन वी कैन से यहां पर अगर आपको सेपरेटली t1 t2 t3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो t1 t2 t3 की वैल्यू देखिए यहां पर v इक्वल टू l अपॉन t1. सो t1 की वैल्यू l अपॉन v1 आ जाता है, या हम यहाँ पे कह सकते हैं t2 की वैल्यू l अपॉन v2 या फिर t3 l अपॉन v3. अगर ये t1 t2 t3 की वैल्यू रख देते हैं उस इक्वेशन में तो आपको v एवरेज 3l ओवर l अपॉन v1 प्लस l अपॉन v2 प्लस l अपॉन v3 मिलता है. यहां से v एवरेज का वैल्यू आपको बन जाता है फॉर 3 इंटरवल. अगर 3 इंटरवल दिए तो 3v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3. ध्यान रखिएगा यहां पर हमने वेलोसिटी डिफरेंट ली थी, टाइम डिफरेंट लिया था, लेकिन गैप सेम किया था. अब हम देखते हैं जो इसका एक और पॉसिबल एग्जांपल है. फिर से हम 3 इंटरवल लेते हैं, लेकिन यहां पर एक डिफरेंट केस देखेंगे. v1 और l1 ये डिफरेंट है लेकिन टाइम सेम कर दिया, जो हमने वहां पे 2 के केस में देखा था. अगर टाइम सेम है तो v एवरेज दैट विल बी एज यूजुअल टोटल डिस्प्लेसमेंट l1 प्लस l2 प्लस l3 ओवर टोटल टाइम, एंड दैट टाइम इज टेकन बाय 3t. तो 3t टाइम टोटल आ रहा है. यहां पर इंडिविजुअली फिर से हम l1 l2 कैलकुलेट करें तो l1 और l2 की वैल्यू आ जाएगी. फॉर एग्जांपल v1 इक्वल टू l1 बाई टी, v2 इक्वल टू l2 बाई टी. तो यहां से आपको l1 आ जाता है v1t, फिर सिमिलरली l2 आ जाता है v2t, l3 आ जाता है v3t. ये तीनों इक्वेशंस में रख देते हैं, जो हमारा ओरिजिनल इक्वेशन है l1 l2 l3 की वैल्यू रख दें. सो विल गेट v एवरेज इक्वल टू v1 प्लस v2 प्लस v3 बाई 3. ये आपको नेट एवरेज वेलोसिटी मिल जाता है. तो एवरेज वेलोसिटी में आप कभी कंफ्यूज मत होइएगा. एवरेज वेलोसिटी मींस टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. सो यहां तक एवरेज वेलोसिटी और